हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आर अहमद आज भी आपके साथ हूँ। हम लोग संविधान का चैप्टर पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था संघीय विधानमंडल पर। उसमें हमने जाना कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, अध्याक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है और संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। जो हमारे सिलेबस में था लगभग यही था। और इसके बाद अब हम चलेंगे सांसद के बारे में जानेंगे। सांसद होती क्या है। सांसद, जैसे हमने अपने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि सांसद की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे देश ने संघीय संविधान को ही क्यों जो है स्वीकार किया, संसदात्मक व्यवस्था को ही क्यों हमारे देश ने स्वीकार किया। तो इसी पर हम लोगों ने चर्चा किया था। अब उसी के वे में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि सांसद क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो कुछ पहलुओं पर हम उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो हमारे समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये जान लें कि सांसद जो है, यह जो है आर्टिकल 79 में रखा गया है, अर्थात यह अनुच्छेद 79 में आपको देखने को मिलेगा सांसद। और सांसद क्यों चाहिए, सबसे पहले ये दिमाग में या माइंड में या थोड़ा सा प्रेशर डालिए कि सांसद की आवश्यकता क्यों थी, सांसद हमें क्यों चाहिए थी, सांसद चाहिए क्यों थी। ये चीज़ हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। सांसद क्यों चाहिए थी, क्योंकि सांसद ही क्या है, सच्चे लोकतंत्र की परिकल्पना जो है वह कहाँ की जा सकती है, सांसद में ही की जा सकती है। सांसद में ही सच्चे लोकतंत्र की परिकल्पना की जा सकती है। और यह यह जो है जनप्रतिनिधियों अर्थात विधायिका है, जो जनप्रतिनिधि है, विधायिका का जनता के प्रति उत्तरदायित्व। जनता के प्रति क्या है यहाँ पे, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। तो यही वजह थी कि सांसद की जो है हमें आवश्यकता थी, क्योंकि सच्चे लोकतंत्र की जो परिकल्पना होती है वह सांसद में ही होती है। और जनप्रतिनिधि अर्थात जो विधायिका होती है वह जनता के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और इसमें हम एक टर्म देखेंगे, यह जो है वास्तविक लोकतंत्र की परिकल्पना का क्या है, आधार है। यह वास्तविक लोकतंत्र की परिकल्पना का आधार है। यही वजह थी कि हमें क्या चाहिए थी, सांसद चाहिए थी। तो सांसद का जब गठन किया गया तो सांसद को कहाँ रखा गया है भारतीय संविधान में, आर्टिकल 79 में। अब हम देखेंगे संविधान सभा के सामने जब संविधान सभा संविधान का गठन कर रही थी, और भारत में जब संविधान का गठन हो रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, या जो है चुनौती का प्रश्न क्या था। उसके सामने चुनौती का प्रश्न था कि जहां अमेरिका में कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका प्रधान थी, उसमें जो सर्वोच्च पर किसे रखा गया था, कार्यपालिका को। कहाँ पर, न्यायपालिका को। यहाँ जो है अमेरिका में न्यायपालिका क्या थी, न्यायपालिका सर्वोच्च थी, अर्थात न्यायपालिका की प्रधानता रखी गई थी। और ब्रिटेन में वहीं ब्रिटेन में जो है सर्वोच्च शक्ति किसे प्रदान की गई थी, सांसद को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई थी। तो इसी को देखते हुए भारत के सामने चुनौती थी, अर्थात संविधान सभा के सामने यह प्रश्न था कि इसमें से किसे रखा जाए। तो उन्होंने क्या किया
उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग, कौन सा मार्ग अपनाया? मध्यम मार्ग। और किया क्या? मध्यम मार्ग को अपनाकर उन्होंने किया क्या? समन्वय। उन्होंने समन्वय रखा किसका? विधायिका और न्यायपालिका का। न्यायपालिका का। यहाँ कोई सर्वोच्च नहीं होगा, यहाँ सर्वोच्च पर सांसद होगी, लेकिन सांसद क्या होगी? वह जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका से क्या होगी? कंडक्ट होगी। और इनमें क्या होगा? आपस में समन्वय होगा। तो यह जो है हमारे भारतीय संविधान का दर्शन है। चलिए अब हम देखते हैं, आगे चलते हुए देखते हैं। अब हमारा जो अगला टर्म आता है वह है दो सदन। हमारे संविधान में संसद में दो सदन बनाए गए हैं। पहला सदन जो है वह है उच्च सदन, जिसे राज्यसभा कहा जाता है, और दूसरा सदन है जो वह है लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है। तो हमारे यहाँ हमारे संसद में जो है दो सदनों की जो प्रकृति देखने को मिलती है, उसका कारण यह था कि जो निम्न सदन होता है या जनता का लोकप्रिय सदन होता है, और इसकी जो है इसकी एक्टिविटी जो है वह जनता के सामाजिक और आर्थिक हितों के बारे में सर्वाधिक क्या करती है? सर्वाधिक जो है इसकी पहुंच होती है, क्योंकि यह निम्न सदन जो है लोकप्रिय सदन है, अर्थात यह जनता का सदन है। जनता द्वारा इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसमें जो निम्न सदन में जो सांसद चुने जाते हैं वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अर्थात इसमें जनता और जो है जनप्रतिनिधि का क्या होता है? कनेक्शन होता है। और जो उच्च सदन होता है इसका चयन कौन करते हैं? जनता के द्वारा चुने गए जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से उच्च सदन के जनप्रतिनिधि का चयन होता है। तो यही कारण था कि दो सदनों की हमारे जो है संसद में आवश्यकता हुई। चलिए अब देखिए हमारा जो अगला टर्म है वह है शपथ ग्रहण। अब जब कोई संस्था बन गई, उससे आप ज्वाइंट होते हैं, आप उससे जुड़ते हैं, तो आपको शपथ दिलाया जाता है। जैसे अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, जो उच्च सदन के अर्थात राज्यसभा के जो है सभापति हैं। तो जब उनका चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा, शपथ ग्रहण समारोह जरूर देखा होगा या सुना होगा। उसमें साफ साफ कहा जाता है शपथ ग्रहण समारोह में, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता, दूसरा टर्म जो होगा, मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। और अक्षुण्ण रखूंगा और निर्वाहन करूंगा। केवल यही रहेगा, और निर्वाहन करूंगा। मैं भारत की
मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और इसका नहीं जुड़ेगा, निर्वाहन करूंगा, यही रहेगा, और इसका निर्वाहन करूंगा। चलिए अब हम देखते हैं कि शपथ ग्रहण जो होता है, शपथ ग्रहण जो होता है वह कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि टर्म पूछा जाता है और वैसे भी जानकारी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो शपथ ग्रहण होता है वह जो है लोकसभा में जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वह सदस्य को जो है क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, और किसके समक्ष दिलाते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष जो है शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है, स्पीकर दिलाते हैं, लोकसभा के स्पीकर अभी वर्तमान में कौन से हैं। चलिए अब देखिए, जो जब राज्यसभा में शपथ ग्रहण होता है तो वहाँ भी स्पीकर जो क्या होता है वह शपथ दिलाते हैं, और किसके सामने, माननीय श्री उपराष्ट्रपति महोदय के समक्ष, माननीय श्री उपराष्ट्रपति महोदय के समक्ष क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं अगला टर्म देखेंगे, योग्यताएं। अभी तक हमने देखा कि सांसद क्यों आवश्यक थी, और हमने देखा संविधान सभा के सामने चुनौती क्या थी, उस चुनौती को कैसे जो है स्वीकारा गया, और उससे कैसे कैसे जो है उस समस्या को सॉल्व किया गया। और दूसरा देखिए, 2 सदनों की आवश्यकता कैसे हुई, यहाँ तक हमने जाना शपथ ग्रहण तक। अब हम देखेंगे कि अगर जो है शपथ ग्रहण अर्थात आपको किसी पद के लिए शपथ ग्रहण करना है तो उस पर क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यताएं भी देखी जाएंगी, क्या आप एलिजिबल हैं। तो अब हम इसी वे में चर्चा करेंगे कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए शपथ ग्रहण के लिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शपथ ग्रहण जो है वह जो है आर्टिकल 99 में और तीसरी अनुसूची में रखा गया है। अनुसूची में अनुच्छेद नहीं समझ लीजिएगा, इसलिए हम पूरा लिख दे रहे हैं। तीसरी अनुसूची में आर्टिकल 99 में रखा गया शपथ ग्रहण के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो शपथ ग्रहण हमने बता दिया कि लोकसभा में किस तरीके का शपथ किसके समक्ष किया जाएगा और राज्यसभा में किसके समक्ष। अब हम योग्यताओं को देखेंगे कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो योग्यताएं जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आप एक सांसद बनना चाहते हैं, चाहे निम्न सदन में चाहे उच्च सदन में, तो सबसे पहले योग्यता क्या होगी आपकी, भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात यह है कि वह जो है क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होने के साथ साथ किसी भी सदन में चुने जाने की क्या हो, योग्यता भी होनी चाहिए। चाहे निम्न सदन चाहे उच्च सदन में आपकी चुने जाने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और आगे जो है हम देखेंगे कि जब आप राज्यसभा में जो है राज्यसभा में आपकी आयु निर्धारित की जाती है 30 वर्ष, और वहीं लोकसभा में आयु निर्धारित की जाती है। यह बहुत बार पूछा गया है, इसे याद करना बहुत जरूरी है।
या जो एज पूछी गई है कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए, तो 30 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। और लोकसभा में जो है कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होना आवश्यक है। और ब्रैकेट में देख लीजिए, पंचायत चुनाव के बारे में अगर पूछता भी है, पंचायत चुनाव में जो है आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी कितनी आयु होगी तो पंचायत चुनाव में आप जो है पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब अर्थात तो चुने जाने के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, तो 21 ईयर्स अर्थात 21 साल। चलिए अब हम देखते हैं और क्या योग्यता होनी चाहिए। मानसिक रूप से विकृत ना हो, मानसिक रूप से विकृत भी नहीं होना है। और सांसद को सदस्यों हैं अतिरिक्त, और जो सांसद होती है, सांसद को यह प्राधिकार है कि वह सांसद को यह प्राधिकार है कि वह अपने सदस्यों के चयन के लिए अपने अनुसार भी कोई जो है वरीयता या कोई योग्यता रख सकती है, निर्धारित कर सकती है। तो इतनी योग्यताएं होनी चाहिए। और एक अतिरिक्त ऐसे है कि सांसद भी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सहमति से कुछ अतिरिक्त योग्यताएं रख सकती है, जिसे पूरा करना अनिवार्य होगा। चलिए अब हम देखते हैं वेतन और भत्ता, जो महत्वपूर्ण है। इसी के लिए सब परेशान रहते हैं, कहीं कोई भी कार्य किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण टर्म जो है वो वेतन है। अब आ जाता है वेतन। चलिए अब हम देखते हैं वेतन के बारे में। अयोग्यताएं जान लीजिए, थोड़ा सा बीच में एक टॉपिक रह गया, अयोग्यताएं। तो जैसे योग्यता है तो अयोग्य कौन होगा, कि आप जो है अयोग्यता में सबसे पहले जान लीजिए कि अयोग्यताएं, वह भारत सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। अगर वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत है तो वह जो है सांसद की सदस्यता ग्रहण करने से वंचित हो जाएगा। और मंत्री किसी भी मंत्रिमंडल में मंत्री होना जो है, या जो है इसके दायरे से क्या है, बाहर है। बाकी अगर कोई भारत सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्यरत है तो उसे अयोग्य माना जाएगा। और यह आर्टिकल जो है, आर्टिकल 102 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 102 के अंतर्गत क्या आता है, अयोग्यताएं। और भी अयोग्यता हो सकती है कि समक्ष न्यायालय द्वारा अगर उसे किसी दोष के लिए सिद्ध कर दिया गया, तो अयोग्य कर दिया गया, तब भी वह क्या होगा, अयोग्य मान लिया जाएगा। और वह जो है पागल या दिवालिया न हो। जो सांसद के सदस्यता ग्रहण करना चाहता है वह पागल और दिवालिया न हो। और जो है सांसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के, और एक टर्म ले लेते हैं, सांसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अयोग्य न हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, अगर ऐसा व्यक्ति है तो वह जो है अयोग्य करार दिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो भी हमने चर्चा किया टर्म वेतन और भत्ते की बात की, तो सबसे पहले हम वेतन और भत्ते को थोड़ा बहुत ही सेंसुअर होके देखेंगे, क्योंकि वेतन कभी कभी पूछ लेता है कि वेतन कितना दिया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि 1954 के अधिनियम के अनुसार 50,000 रुपये वेतन दिया जाता था। लेकिन इसे याद नहीं करना है, क्योंकि यह पहले था दिया जाता था। लेकिन 2020 में 106वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया
इनकी जो है, इनके जो है वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की गई। अब इन्हें जो है लगभग 1 लाख रुपया जो है वेतन के रूप में मिलता है और लगभग 45,000 रुपये चुनाव प्रचार के लिए मिलता है। तो इनका जो वेतन है वह लगभग 1,50,000 अर्थात 1.5 लाख वेतन होता है। अगर एक मानक वेतन माना जाए तो सांसद का वेतन जो है वह जो है 1.5 लाख रुपए है। लेकिन एक टर्म देखना अनिवार्य है कि यहाँ जो है जब 7वां वेतन आयोग लागू होता है उसके बाद जो है राज्यों में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ सांसदों के वेतन, यह पूछ सकता है कि सब सर्वाधिक जो है कौन से राज्य के सांसद जो है सर्वाधिक वेतन प्राप्त करते हैं। तो सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले सांसद किस राज्य से हैं, तो यह चीज़ जान लेना आवश्यक है। और यह है आंध्र प्रदेश। यह लगभग 2,80,000 वेतन और महंगाई भत्ता सब मिला के लगभग 3,50,000 रुपये तक वेतन ये प्राप्त करते हैं। और जो है सबसे कम वेतन प्राप्त करते हैं मिजोरम। या लगभग 47,000 रुपये तक वेतन मासिक प्राप्त करते हैं। और वेतन के साथ साथ भत्ता कहाँ कहाँ दिया जाता है ये देख लीजिए। अब हम थोड़ा भत्ते की बात करेंगे, वेतन के साथ साथ भत्ते की बात करेंगे। तो भत्ते की जब बात करते हैं तो भत्ता कहाँ कहाँ दिया जाता है। एरियर भत्ता मतलब बकाया राशि जो है दी जाती है, वह कहाँ दी जाती है बकाया राशि। या जो है लगभग बकाया राशि जो है लगभग 3,08,000 सालाना वार्षिक है। ये 3,08,000 वार्षिक। अब इसका मंथली निकाल लीजिएगा। और हवाई सफ़र 8 बार, 8 हवाई सफ़र फ्री है। और आजीवन रेल यात्रा और क्या क्या है। पानी भत्ता 4,000, और बिजली भत्ता ये वार्षिक है सब। बिजली भत्ता जो है 4 लाख रुपए वार्षिक, 4 लाख रुपए वार्षिक। अगर यह सब भत्ता पूरा मिलाया जाए तो लगभग 2,80,000 के आसपास जो है एक सांसद का वेतन बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आए तो वहाँ दिया होगा 1.5 लाख रुपया, तो आप इसे ही जो है क्या करेंगे टिक करेंगे। क्योंकि अलग अलग राज्यों में सांसदों का वेतन अलग अलग है। चलिए अब हम थोड़ा सा देखेंगे वेतन के साथ साथ भत्ते के साथ साथ अब हम देखेंगे कि जो कार्य करने की शक्तियाँ होती हैं, तो कार्य क्या है इनके, जो इनके कार्य है सांसद के। सबसे पहला कार्य इनका है मंत्रिमंडल की संरचना करना, अर्थात मंत्रिमंडल को बनाना और किस मंत्री को कौन सा क्षेत्र दिया जाता है, क्या प्राधिकार दिया जाता है, या कार्य किसका है, सांसद का है। और मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखना, मंत्रिमंडल पर क्या करना, नियंत्रण रखना। इसमें जो है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखना जो है यह आर्टिकल जो है 75 क्लास 3 के अंतर्गत जो है मंत्रिमंडल को उस सदन में तभी तक रह सकता है जब तक उसे क्या हो, विश्वास प्राप्त हो। और जो है वित्तीय नियंत्रण कैसे किया जाता है। वित्तीय नियंत्रण इस तरीके से किया जाता है कि वित्तीय नियंत्रण में लोक सेवकों के लिए
जो लोक सेवकों के लिए धन का जो है निर्गमन और उसका वितरण, धन का निर्गमन और वितरण जो है उसको निर्धारित करने का कार्य किसका होता है? सांसदों का होता है। तो यह इनके क्या हैं? कार्य हैं। और इसके बाद हम देखेंगे इनकी शक्तियाँ। तो इनकी जो शक्तियाँ हैं वह विधायन कानून बनाने के क्षेत्र में, कानून कहाँ कहाँ ये बना सकते हैं, या जो है इनका जो मुख्य जो है इनकी जो मुख्य शक्ति होती है, जो इनका जो विधान जो है कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं वह है कानूनों का निर्माण करना। पहला ले लीजिए, थोड़ा हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं विधायन शक्तियों में, विधायन शक्तियाँ पहला क्या है? कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। कोई भी कानून जो है वह संसद में बनाया जाता है, उसके बाद जो है उसे जो है राज्यसभा और लोकसभा की सहमति के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पर अपना मोहर लगा देते हैं अर्थात स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो वह कानून, वह अधिनियम क्या है? कानून बन जाता है। चलिए अब हम देखेंगे जो अगला टर्म होगा वह सांसद द्वारा राज्यों के नामों, सांसदों द्वारा ही राज्यों के नामों में परिवर्तन, क्षेत्रों या राज्य की सीमाओं में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। और यह पूछता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो यह जो है आर्टिकल 3 में आता है। चलिए अब हम देखते हैं कि और क्या काम कर सकते हैं। तो यह जो है नए न्यायालयों का क्या कर सकते हैं? गठन कर सकते हैं, और जो है उनकी क्षेत्रों और सीमाओं में, क्षेत्रों और प्राधिकार में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन या बढ़ोतरी कर सकते हैं। इनका जो है पावर होता है। लेकिन न्यायालय किस प्रकार का होगा? सर्वोच्च उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में जो राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं उसमें जो क्या कर सकते हैं? राज्यों के उसमें जो है अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना भी कर सकते हैं। और न्यायाधीशों की संख्या में अगला क्या होगा? न्यायाधीशों की संख्या में भी क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। न्यायाधीशों की संख्या में भी क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। अब अगला टर्म हम देखेंगे क्या हो सकता है। अब जो अगला टर्म इनका हो सकता है, जो इनके पास अन्य शक्तियाँ होती हैं, वह अन्य शक्तियाँ क्या हैं? अन्य शक्तियाँ, विधायन के अलावा जो अन्य शक्तियाँ हैं वह क्या हैं? अन्य शक्तियों में, अन्य शक्तियाँ जो हैं नीचे है, हम थोड़ा ऊपर देखेंगे। जो अन्य शक्तियाँ इनके पास क्या हो सकती हैं? या जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, महाभियोग लगाना। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जैसे पदों पर कार्यरत लोगों के बारे में महाभियोग ला सकते हैं, महाभियोग लाकर इन्हें पद से क्या कर सकते हैं? पदच्युत किया जा सकता है, या जो है इनको अन्य शक्तियों के रूप में प्रदान है। चलिए अब हमारा ये हो जाता है शक्तियाँ। हम थोड़ा सा देख लेंगे आज, ये देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है वह क्या है, थोड़ा देख लें हम। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है वह सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 2 सदनी विधानसभा, ऐसे पूछेगा कि 2 सदनी विधानसभा
2 सदनी विधानसभा वाले राज्य, विधानसभा वाले राज्य, तो 2 सदनी विधानसभा वाले राज्यों को यह पावर है कि वह जो है अपने राज्य में 2 सदनी विधानसभा की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत, अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्यों को पावर है कि वो अपने राज्य में 2 सदनी विधानसभा का अस्तित्व रख सकते हैं। वर्तमान में 2 सदनी विधानसभा वाले राज्य कितने हैं? वर्तमान राज्यों की संख्या कितनी है जहां 2 सदनी विधानसभा हैं? वो हैं 6। अब इन्हें कैसे जानेंगे? इनका ट्रिक है हमारे पास, थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक हमारा है इनको याद रखने के लिए महाअंधे तेली का बिहार उत्तर प्रदेश में है। तो महा से हो गया महाराष्ट्र, अच्छे देखिए महाराष्ट्र, अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश, और तेली से हो गया तेलंगाना, और का से हो गया कर्नाटक, और बिहार से बिहार है, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश है। तो ये 6 सदनी विधानसभा हमारे यहाँ है और इनको याद करने का ट्रिक है महाअंधे तेली का बिहार उत्तर प्रदेश में है, महाअंधे तेली का बिहार उत्तर प्रदेश में है। और इसे जो है इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं और यह पूछा जाता है। और हम जो बता रहे हैं अभी करंट में हाल ही में बंगाल में 2 सदनी विधानसभा, पुरानी किताबें देखेंगे तो बंगाल में 2 सदनी विधानसभा थी, लेकिन उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन हाल ही में ममता सरकार ने आर्टिकल 168 का प्रयोग करके अपने राज्य में 2 सदनी विधानसभा की मांग की थी। चलिए हम लोग इसी के साथ जो है अपने टॉपिक को आज यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों आपसे हमारी सबसे बड़ी गुजारिश है कि वीडियो अगर जो हम आपके लिए बनाते हैं कैसे भी करके मेहनत करके या कैसे करके आप लोगों के लिए लाते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और देखने के बाद या तो देख लेते हैं, देखने के बाद वैसे छोड़ देते हैं। आप वीडियो देखिए, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप लाइक और कमेंट करिए। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ताकि इसका लाभ जो है किसी और को भी मिल जाए आपके ज़रिए से। चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।